विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है मुगल साम्राज्य। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम औरंगजेब, उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं, जागीरदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही में हम राजा टोडरमल कौन थे इनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनके द्वारा विकसित की गई राजस्व पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। Dear children, in today's part, we shall be learning about the Mughal Emperor Aurangzeb. We shall also be learning about the succession of the Mughal emperors and their policies. We shall be learning about the Mansabdari Pratha, Jagirdari systems. We shall be learning about the revenue minister Todermal and the revenue policy adopted by him, that is called Zabt. In all this we shall be learning in our today's session. So now let us begin. औरंगजेब। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म 14 अक्टूबर 1618 में गुजरात में दाहोद में हुआ। गुजरात में एक ज़िला है दाहोद में इनका जन्म 14 अक्टूबर 1618 में हुआ। 1657 ईस्वी से 1658 ईस्वी के उत्तराधिकार युद्ध के बाद औरंगजेब ने अपने दोनों भाइयों दारा शिकोह और मुराद बख्श की हत्या कर दी। यह अभी हमने दूसरे भाग में इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ पर इनकी दोनों बहनों ने भी भाग लिया था। एक नूरजहान और जहान आरा, इन्होंने भी एक एक भाई का पक्ष लिया था। ये हमने अभी पिछले भाग में ही पढ़ा। और इनके जो पिता थे शाहजहां को आगरे के लाल किले में शाह बुर्ज एक इमारत है, वहाँ पर उन्होंने बंदी बनाया। 21 जुलाई 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 31 जुलाई 1658 और दूसरा 15 जून 1659 में, और ये दोनों राज्याभिषेक उनके दिल्ली में ही हुए। Shahjahan's son Aurangzeb was born on 14th October 1618 in Dahod in Gujarat. After the succession of war of 1657 AD to 1658 AD, Aurangzeb killed both brothers Dara Shikoh and Murad Baksh. All this we have read in our previous part, in which we have also studied that both the sisters of Aurangzeb, Jahan Ara and Noor Jahan, they also sided with one brothers, and they had also participated in the plot for gaining the control over the throne of Delhi. Okay, he took father Shahjahan captive in the Red Fort of Agra's Shah Burj. On 21st July 1658, he captured the throne of Mughal Empire. Aurangzeb was crowned twice, first on 31st July 1658 and second on 15th June 1659, both of which were held in Delhi. औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का ताज पहनते ही औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। आलमगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। आलमगीर का क्या अर्थ है? विश्व विजेता। तो उसने ये उपाधि धारण की। औरंगजेब एक कठोर शासक और कठोर सुन्नी मुसलमान था, इसीलिए वो हिंदू के प्रति असहिष्णु था। औरंगजेब ने 1663 में ही हिंदुओं के तीर्थ यात्रा करने पर कर लगा दिया। हिंदू व्यापारियों पर भी ज़बरदस्त कर लगा दिया। उन्होंने राजपूतों की सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, यानी उनके राजधानी में कोई भी हिंदू अपना धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकता। 1969 ईस्वी में औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर
और मथुरा के केशव राय मंदिर को उन्होंने तुड़वा दिया, यानी उनको उन्होंने छिन भिन कर दिया, उनकी इमारत उन्होंने ढहा दी। तो इस प्रकार से ये असहिष्णु इनटॉलरेंट पर्सन था और ये कट्टर सुन्नी मत को मानने वाला व्यक्ति था, जो केवल इस्लाम के अलावा और किसी भी धर्म को ऊपर नहीं मानता था। औरंगजेब, who wore the crown of Mughal Empire, assumed the title of Alamgir. What is the meaning of Alamgir? Alamgir means invincible. Invincible. He assumed the title of Alamgir. Alamgir was a staunch ruler and a staunch Sunni Muslim. Hence, he was intolerant toward Hindu. Aurangzeb taxed the pilgrimage of Hindus in 1663 AD. He taxed Hindu traders heavily. He banned sati practice in his territory. In 1668, Hindus banned religious rituals and festivals in 1669. Aurangzeb demolished the Vishwanath temple of Kashi, the Somnath temple in Gujarat, and the Keshav Raya temple in Mathura. So this way he projected himself as a intolerant person. He do not consider any religion above the Muslim religion, and he wanted to spread the philosophies of the Sunni traits of Muslim and convert entire population to the Muslim. That's why he can't tolerate the other religious sentiment. That's why he keep on demolishing their monuments, demolishing their temples, and seizing their freedom of religion. 1679 ईस्वी में औरंगज़ेब ने जजिया कर लगा दिया। जजिया मतलब क्या? या तो आप मुस्लिम धर्म को अपना लीजिए, यदि आपको अपने धर्म का ही ये अवलंबन करना है तब आपको ये टैक्स देना पड़ेगा एक सज़ा के तौर पर कि आप ये मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे। तो उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों पर, चाहे वे फिर पारसी हो या सिख हो, उन सभी, और ये हिंदू हो, उन पर उन्होंने जजिया कर लागू किया, जिसे उसके परदादा अकबर ने बंद करवा दिया था। अकबर के शासनकाल में ये जजिया कर उन्होंने समाप्त कर दिया था। औरंगज़ेब ने नौरोज़ का त्यौहार न मनाने का आदेश दिया। नौरोज़ जो ईरान के लोग और जो पारसी लोगों का जो मुख्य धर्म है या मुख्य त्यौहार है, उन त्योहारों को या उन पारसी धर्मों को मानने पर भी उन्होंने पाबंदी लगा दी और उनके त्यौहार पर तो पूरा प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा जुए और नशा करने पर, मंदिर के निर्माण पर, कुरान विरोधी कार्य करने पर और सिक्कों पर कलमा लिखवाने पर, कलमा मतलब कुरान की आयतें लिखवाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगवा दिया। औरंगज़ेब की इन कट्टर नीतियों के कारण उसके शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जैसे पहला अफ़गान विद्रोह 1667 से 1672 ईस्वी तक, फिर दूसरा मथुरा के जाटों का विद्रोह 1669 से 1681 ईस्वी तक, बाद में सतनामी का विद्रोह, सतनामी लोगों ने विद्रोह किया। ये सतनामी लोग कहाँ पर है? जो बुंदेलखंड के आसपास के भागों में रहते हैं, उनको सतनामी कहते। तो उन लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह किया। 1672 में राजपूतों ने विद्रोह किया। 1669 से 1709 ईस्वी सन के बाद सिखों का विरोध किया। 1675 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक हमने सिखों का विद्रोह जहांगीर के समय में भी हमने देखा था, जब जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव सिंह जी को उन्होंने झूठे आरोप में गिरफ्तार किया और उनको यातना देकर मार डाला। तो उसी मत पर ये औरंगज़ेब भी चल पड़े। उन्होंने भी सिखों के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए, जिनके कारण सिख उनके विरोध में आ गए।
Aurangzeb reenacted jizya tax in 1679, which was stopped by his great grandfather. Now, what do you mean by jizya tax? Jizya tax is a tax levied on the Hindus for not accepting Islam religion. So, for that they were heavily taxed to either to embrace the Islam religion, or if you want to be in your religion, you have to pay that tax called jizya tax. Aurangzeb issued an order not to celebrate the festival of Nowruz. Now, what is Nowruz festival? Nowruz festival is a festival which is celebrated by the Iranian people and the Parsis community of India. So he banned the celebration of that Nowruz. That is Nowruz is the new year for these Parsis people. Apart from this, a complete ban was imposed on the liquors and drugs, on the construction of the and he also banned the construction of the new temples, on the anti-Quran work. If anybody says any filthy thing about the Quran, that person is punished severely. Whether the poet or writers, they were severely dealt with. And on writing coins, that is the kalma, or the verses of the Prophet Muhammad, he banned the verses of the Quran to be inscribed over coins. So these radical policies of Aurangzeb led to many revolts during his reign. Let us quote a few of them. First one was Afghan rebellion, which was fought during 1668 AD to 1672 AD. Then second one, Jat revolt of Mathura, that occurred between 1669 AD to 1681 AD. Then Satnami rebellion. Satnamis were the people who had habited over the Bundelkhand Malwa plateau. So this Satnami rebellion between 1672 AD, Rajput rebellion 1669 AD to 1709 AD, then Sikh revolt 1675 AD to 1707 AD. See, the Sikh had started revolting against the Mughal Empire right from the Jahangir. Jahangir was also an intolerant person. He captivated one of the Sikh Guru Arjan Dev Singh on the false belief and tortured him to death. Since then, the Sikh community were against this Mughal Empire, and when the Aurangzeb adopted such a narrow-minded philosophy, such a tyrannical and attitude towards the other community, they rose against him. औरंगज़ेब की दक्षिण नीति. औरंगज़ेब ने केवल उत्तर भारत में ही अपने अभियान नहीं चलाया, उन्होंने 25 साल तक उनका संघर्ष दक्षिण भारत के कई प्रांतों के साथ रहा. सबसे ज़्यादा वो मराठों के साथ उलझे, बाद में आदिल शाह के साथ उलझे. आदिल शाह के साथ क्यों उलझे? क्योंकि उन्होंने मराठाओं की मदद की. बीजापुर के गोलकुंडा के साथ उनका लंबा युद्ध चला. तो अपने शासनकाल के अधिकतर वर्ष 25 साल वो केवल दक्षिण की ही मुहिम पे रहे. इसके कारण उसके उत्तर उसकी अपनी राजधानी और उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ पर उनकी पकड़ ढीली हो गई, जिसका फ़ायदा वहाँ के सूबेदारों ने भरपूर लिया. आइए हम इनके बारे में जानते हैं. औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 वर्ष दक्षिण में व्यतीत किए. वो सुन्नी मुसलमान था, इसलिए वो दक्षिण के बीजापुर और गोलकुंडा के स्वतंत्र शिया राज्यों को कुचलना चाहता था. दक्षिण भारत में ही बीजापुर और गोलकुंडा, यहाँ पर भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन वो शिया मत को मानने वाले थे. इसलिए वो उन्हें सहन नहीं करता था और उनको समूल नष्ट करना चाहता था. इसीलिए उनका अधिकतर मुहिम दक्षिण भारत में ही रही. वे राज्य मुगलों के विरुद्ध मराठाओं का साथ देते थे. 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर
और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर उसने कब्जा किया। यानी 1686 में उन्होंने बीजापुर को जीत लिया और 1687 में उसने गोलकुंडा को जीत लिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों में अपना संघर्ष जारी रखा। मराठों का दमन लेकिन वो मराठों का दमन करने में असफल रहा। शिवाजी की मौत के बाद भी ये युद्ध जारी रहा। पेशवाओं के नेतृत्व में उन्होंने मुगलों के साथ कड़ा संघर्ष लिया। अपने मृत्यु तक औरंगजेब मराठा सीमाओं के अधिग्रहण वो नहीं कर सकता। 19 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई और उसे दौलताबाद दफनाया गया। यानी 90 वर्ष जिया औरंगजेब। 3 मार्च 1707 में उसकी मौत हुई और उसकी मज़ार और दौलताबाद में है। Aurangzeb spent 25 years of his life in the south. Why he was on the voyage of the South India? Because in South India there were two kingdoms, Bijapur and Golconda, who were also Muslims, but they belonged to the different sect, that is a Shia, whereas the Aurangzeb was Sunni, and he can't tolerate this Bijapur and Golconda. That's why he want to suppress them. Moreover, the second reason for suppressing this Golconda and Bijapur was that they were assisting Marathas against him. They were instigating Marathas against the Mughal Empire. That was the second reason for that. He went over the South India to capture, to gain control over them, but he can't succeed. So now let us learn more about it. Aurangzeb spent 25 years of his life in the south. He was a Sunni Muslim, so he wanted to crush the independent Shia states of Bijapur and Golconda in the south. These states sided with Marathas against the Mughal. In 1686 AD, Aurangzeb captured Bijapur and in 1687 Golconda. After the death of Shivaji, the Marathas continued their struggle and Aurangzeb failed to suppress the Marathas. Aurangzeb died at the age of 90 years on March 1707 when he was buried at Daulatabad. उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, मुगल्स ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में या हिंदू संस्कार में क्या होता है, जो परिवार का जो बड़ा बेटा होता है वही पिता के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता है और उसी को वो जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। लेकिन मुग़ल साम्राज्य में ऐसा नहीं था और वो इस प्रकार के व्यवस्था को नहीं मानते थे। वे उत्तराधिकार में सहदायत की मुग़ल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी तैमूर वंश में और मुग़ल वंश में क्या परंपरा थी कि जितना भी संपत्ति है या जितना भी साम्राज्य है वो बराबर रूप से सभी बेटों में, सभी पुत्रों में बांट देते थे। इसका उदाहरण भी हमने पढ़ा। जैसे बाबर ने साम्राज्य का विभाजन अपने चार बेटों में किया, जैसे हुमायूं, कामरान, अस्करी और जिंदाल। ये हमने अभी पिछले भाग में पढ़ा। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। वैसे ही शाहजहां के भी 3 बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां की दिली इच्छा थी कि अपना जो है साम्राज्य दारा शिकोह को सौंप दे और इस तरह से उन्होंने ये व्यवस्था भी की थी। लेकिन औरंगजेब ने इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी और बहनों को उन्होंने कैद कर दिया जेल में। इस तरह से उन्होंने पूरे साम्राज्य पर
अपनी पकड़ बना दी। तो ये मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। Mughal traditions of succession. See, the Mughals did not believe in the rule of primogeniture, geniture, in which the eldest son would inherit the father's kingdom. See, in our Hindu culture, what happens? The eldest son of the family is given the responsibility to take over the family responsibility and help the co-members of the family, and all the other members will act as per the direction of the elder son. Right from Mahabharata or Ramayana, we had studied studied. Similarly, in the Gupta period or in the Mauryan Empire, we had also studied about the same culture. But this Mughal didn't believe in this primogeniture system of succession. They believe in the Sahyadat system. So he adopted the practice of copercenary of the Mughal and Timur dynasty of Sahyadat in succession, in which the succession was divided among all the sons. Means the emperor used to divide his kingdom equally among all their children. There are two examples that we had learnt in our previous part. One example of the Babar, where when now he was about to leave, he has divided his entire kingdom among his four sons, Humayun, Kamran, Askari, and Hindal. Similarly, there was a case of Shahjahan. Shahjahan also divided his kingdom among his three sons, that is Dara Shikoh, Aurangzeb, and Murad Baksh. But Aurangzeb he assassinated both all his brothers and imprisoned his sisters, and thus captured the entire Mughal empire. मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध. मुगल्स रिलेशन विद अदर रूलर्स. मुगलों ने उन शासकों के साथ लगातार युद्ध किए जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की. एक तो अधीनता स्वीकार कीजिए, नहीं तो युद्ध कीजिए. ये जो मुगलों की मुगलों का एक प्रकार का सिद्धांत था. राज्य विस्तार के आड़े जो भी कोई आता था उनसे वो युद्ध करते थे और उन्हें अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करते थे. अनेकों राजपूत रियासतों ने स्वेच्छा से मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया. उदाहरण मारवाड़ और बूंदी के शासक. मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार करते रहे. जैसे महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, ये सिसोदिया राजवंश के जो शासक है जिन्होंने मुगलों से लगातार युद्ध किया. लेकिन अमर सिंह हार गए थे, इनके औरंगजेब के हाथों हार गए थे. लेकिन जब वे हारे, उनके साथ मुगलों ने सम्मानित व्यवहार किया. उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई. पराजित करने और अपमान करने में उन्होंने संतुलन बनाया, जिसके कारण वे अपने अधीन सरदारों पर अपना प्रभुत्व बना पाए. लेकिन जहांगीर और औरंगजेब जैसे शासक ये संतुलन नहीं बना पाए. जब औरंगजेब के शासनकाल में आदिल शाह शिवाजी के साथ उनका युद्ध हुआ और वे हार गए थे, तो उन्हें औरंगजेब ने अपने दरबार में 1658 में उनको अपने दरबार में संधि करने के लिए बुलाया. लेकिन उन्होंने जो है अपने जो है कारावास में उनको बंदी बना लिया. शिवाजी किस तरह से फलों की टोकरी में छुपते छुपाते वहाँ से बाद में निकल गए और अंत तक फिर मुगल सत्ता के साथ वो युद्ध करते रहे. तो ये जो है
पराजित करने और अपमान, क्योंकि शिवाजी ने जब उनके दरबार में संधि करने के लिए गए तो उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया गया और इस तरह से वे मुग़ल या औरंगजेब यूँ कहें वो हमेशा के लिए मराठों के दुश्मन हो गए। Mughals relation with other. Mughals fought continuously with those rulers who did not accept subjugation. Many Rajput princely states voluntarily accepted a suzerainty of the Mughals. For example, Marwar, Bundi, etc. The Sisodia Rajputs of Mewar refuses to accept Mughal power for long time, but when they were defeated, the Mughals treated them with honorably, returning them to their land. In defeating and insulting, they made a balance due to which they could not increase their dominance over the subordinate chiefs. But rulers like Jahangir and Aurangzeb could not make this balance. While dealing with Shivaji Maharaj of the Marathas kingdom, they didn't gave them a due respect and they imprisoned Shivaji by trick, and that's why Shivaji anyhow able to escape from that fort, and they later they continued the war with the Aurangzeb and the entire Mughal empire. See, now here it is a clip that is shown to you. Mughal rulers fought constantly against rulers who refused to accept their authority, says few people. But as the Mughal became powerful, many others rulers joined them voluntarily. Sisodia Rajput refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by Mughals and were given their lands, that is Watan, back as assignments, Watan or Jagi. The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. So this is shown in this clip, in this card, that a comic. Here it is again one clip. But it was difficult to keep the balance all the time. When Aurangzeb insulted Shivaji, it led to many wars with Mughal. Many Rajput also resisted the Mughal, but many married their daughters into Mughal family and received high position. So it is also one of the case. You understood? ओके, मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार एंड जागीरदार, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को मनसबदार कहते हैं, यानी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है, तहसीलदार है, ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? सरकारी अधिकारी। और अगर ये मुग़ल साम्राज्य के वक्त अगर ये होते तो उनको क्या कहा जाता? उनको मनसबदार कहा जाता। समझ में आया? तो मनसबदार किसे कहते हैं? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत, सम पोस्ट, सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। समझे? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये क्या हो गया? एक पद हो गया। तहसीलदार क्या हो गया? एक पद हो गया। तो ये मनसबदार कहलाते थे। ये मुगलों के द्वारा चली श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद यानी पोस्ट, वेतन यानी सैलरी, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो किसके लिए करेगा? वेतन के लिए करेगा। उसका वेतनमान कैसे जो निश्चित किया जाएगा? उसके पद के हिसाब से
हाँ, तो एक अगर जिलाधिकारी है तो जिलाधिकारी का पगार अलग होगा, उसका वेतन अलग होगा। वैसे ही अगर एक पुलिस अधीक्षक है जो जिलाधिकारी के नीचे काम करता है तो उसकी हैसियत भी अलग होगी, उसकी पद भी अलग होगा और उसका वेतन भी अलग होगा। समझे? तो मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता है? पहला पद यानी पोस्ट, दूसरा वेतन, और वेतन से जुड़े सैन्य ये उत्तरदायित्व यानी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि उस वक्त जितने भी राजा महाराजा होते थे, जो मुग़ल सम्राट होते थे, उन्हें वे हमेशा युद्धों में उलझे रहते थे। तो अचानक से किसी साम्राज्य से अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो गई तो ये मनसबदार अपनी सेना के साथ उनकी मदद करते थे। अभी ये सेना कितनी रखनी है, सेना कितनी रखनी है, ये भी निश्चित की जाती है उसकी जात पर। जात मतलब क्या है कि कितने सैनिकों की टुकड़ी एक मनसबदार अपने पास रखेगा। 5,000 सैनिक, 3,000 सैनिक, 1,000 सैनिक या 2,000 सैनिक। अब ये उस जात में कितने पैदल सैनिक होंगे और कितने घुड़सवार होंगे, उनका भी वर्गीकरण होता है। तोप पे कितनी होगी, उनका भी वर्गीकरण होता है। तो जात का मतलब है एक सैन्य टुकड़ी जो मनसबदार अपने हर वक्त अपने पास उन्हें कायम रखता है। तो उसमें कितने पैदल सैनिक होंगे, कितने घुड़सवार होंगे, उनकी संख्या निश्चित होती है। तो जात का सामान्य अर्थ है सैन्य शक्ति। जात की संख्या जितनी अधिक होती है, पद, वेतन और अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती है। यानी जितनी बड़ी जात, मान लीजिए 5,000 सैनिकों की जात, तो उसमें अगर मान लीजिए 3,000 सैनिक है, वो पैदल सैनिक है, 2,000 सैनिक है, घुड़सवार है, उसमें 1,000 क्या है, तोपची है, तो उतना ही उसका वजन होता है। और 1,000 जात वाला, उसमें ये संख्या वैसे वैसे कम होती जाती है। मनसबदारों को अपने सैन्य उत्तरदायित्व के अनुरूप ही घुड़सवार रखने होते हैं। यानी जितना बड़ी जात होगी उतने ही संख्या के अनुरूप उनको घोड़े रखने होते हैं, यानी घुड़सवार सैनिक रखने होते हैं। और इन सभी सैनिकों का और घोड़ों का क्या होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। जिस तरह से हम अपने कार और बाइक्स के रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पर नंबर लिखवाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से घोड़ों की पीठ पर भी जो है लोहे की गर्म छड़ से कोई नंबर जो बनाकर उसको आग में एकदम तपाकर घोड़े की पीठ पर दागा जाता है, जिसके कारण वो अंक वो नंबर हमेशा के लिए उसकी पीठ पर लगा होता है। तो ये पद्धति मुगल साम्राज्य के वक्त विकसित हुई। इसी के बाद ही मनसबदार को सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा मिलता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, यानी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, कितने सैनिक रखें उसकी पुष्टि हो जाने के बाद ही मुगल साम्राज्य के खजाने से इनको मनसबदार को पैसा मिलता है। The bureaucrats who come to service of the Mughals are called Mansabdar. These are most similar like the district collectors and police superintendent of the present day. The term Mansabdar was used for such person who used to get some mansab or any government status or position. Mansab means a status or position. When you have a status or position, then it reflects your post, it reflects your salary, and it reflects your responsibility. Since these mansabs were given the military jobs, that's why their main responsibility was to maintain the troops of army intact every time. So according to the post, the salary is fixed, and according to the salary and post, the army troop was maintained. The common meaning of Zat is military
power. Zat means the total number of the platoon or the army troops particular mansabdar maintains is called zat. It can be 5,000 zat, it can be 3,000 zat, it can be 1,000 zat. Zat means the number of the soldiers including the infantry and cavalry. You know the meaning of infantry and cavalry? Infantry means the artilleries, the cannons that a particular mansabdar maintains, and cavalry is the cavalry was the soldiers on footmark or soldiers on riding upon horse, and this the entire troop of the army has to be registered under the Mughal Empire. Even their horses were also now registered. So after ensuring their reliability, a fund is released from the Mughal treasury to the mansabdar so that he can pay the salary to the soldiers. See, I am reading for you. The common meaning of zat is military power. The higher the number of zat, the higher the salary and the higher the prestige of the aristocracy. Mansabdar had to keep cavalry according to their military responsibility. Right now I had explained you. Horses and horsemen were also registered, and horses were fired. Fired means a particular number is inscribed upon the back of the horse. After this, mansabdar used to get money to pay salary to their soldiers. जागीर और जागीरदार, अब इसमें क्या, देखो यहाँ पे अभी हमने जो है 3 शब्दों को अच्छी तरह से समझना है. पहला मनसब. मनसब क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी का पद, उसको कहते हैं मनसब. मनसब को क्या दी जाती है? एक ज़मीन दी जाती है. एक ज़मीन दी जाती है और इस ज़मीन से प्राप्त होने वाला जितना भी राजस्व है वो अलग अलग स्रोतों से, चाहे वो किसानों पर कर लगाए, व्यापारी पर कर लगाए या अलग अलग प्रकार के दूसरे कर लगाए, ये सारा जो राजस्व एक ज़मीन से उत्पन्न होता है वो मनसबदार की क्या हो गई? आय हो गई, यानी सैलरी हो गई, यानी वेतन हो गया. क्योंकि मनसबदार को सैनिक दायित्व निर्वाह करना होता है तो उसको सेना रखनी पड़ती है और कितनी सेना रखते हैं उसी पर उसकी ज़ात तय होती है. अभी जो ज़मीन का टुकड़ा जो गांव उसको अधिकारी को दिया होता है, जिसका वो मालिक होता है, उसे क्या कहते हैं? जागीर. उसे क्या कहते हैं? जागीर कहते हैं. और इस जागीर के मालिक को जागीरदार कहा जाता है. जागीर के मालिक को जागीरदार कहा जाता है. देखिए तीनों में अंतर समझिए. मनसब या मनसबदार एक पद होता है, एक हैसियत होती है. जागीर क्या होती है? एक भूमि होती है जिससे जितना भी लगान आता है वो इस मनसबदार की क्या होती है? आमदनी होती है. अब क्योंकि इसको जागीर दी गई है मनसब को, तो उसके मालिक को हम क्या कहेंगे? जागीरदार कहेंगे. समझ में आया? ये हमने दिल्ली सल्तनत में जो हमने इक्ता और इक्तेदार प्रथा हमने पढ़ी थी, बिल्कुल वैसा ही है. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में क्या होता था? जो सेना नायक होता था उसको जो ये सुल्तान क्या करते थे? ज़मीन देते थे. उस ज़मीन से जितना भी राजस्व ये उत्पन्न होता था वो जो इक्तेदार की क्या होती थी? आमदनी होती थी. अब इस इक्तेदार का जो मालिक होता था उसको क्या कहते थे? मुक्ति कहते थे. हमने पढ़ा अभी दिल्ली सल्तनत में. बिल्कुल वैसे ही मुग़ल साम्राज्य में मिलती जुलती जो है पद्धति लागू की. लेकिन इसमें भी फ़र्क है. फ़र्क क्या है? जहाँ पर मुक्ति अपने स्थान पर ही रहता था, यानी इक्ता में ही रहता था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मुग़ल सम्राट अपने जागीरों में ही रहे. वो उसको ज़मीन चाहे एक जगह पर मिली है, लेकिन वो
राजधानी में रह सकता है या किसी और स्थान पर रह सकता है। केवल वो अपने नौकरों को भेजकर उस जागीर से भू राजस्व इकट्ठा करके लाने के लिए कहता है और उसके लिए वो काम करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा मुझसे पूछिए। अच्छा देखिए, मनसबदार को वेतन एक भूमि के रूप में दिया जाता था जिससे वो राजस्व वसूल कर सके। उसका वेतन कुल राजस्व के बराबर होता था, यानी उसकी इनकम कितनी होगी, जितना उस ज़मीन से भू राजस्व इकट्ठा होगा, हाँ, वो वही उसकी क्या होगी, इनकम होगी। लेकिन इस इनकम पर भी जो है सरकार का अधिकार होता है। मुगल सम्राट ने कुछ प्रतिशत निश्चित करके रखा है कि आमदनी का इतना प्रतिशत मनसबदार को सरकारी खजाने में जमा करना होता है। इस राजस्व भूमि को जागीर तथा इसके मुखिया को जागीरदार कहा जाता है। यह व्यवस्था सल्तनत कालीन इक्ता के समान थी, परंतु उससे थोड़ा सा भिन्न। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी जागीरों पर नहीं रहते, मुक्तियों की तरह प्रशासन नहीं करते। मतलब ये इस मनसबदार को ये अधिकार प्राप्त नहीं कि वो न्याय करता बैठे या लोगों के झगड़े सुलझाता बैठे या कुछ अन्य काम करे, ये उनको जिम्मेदारी नहीं थी। ये सारे के सारे अधिकार मुगल सम्राट ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। यहाँ तक कि राजस्व वसूल करने के लिए भी ये जो जागीरदार होता था वो अपने नौकरों को ही भेजता था। जागीर्स एंड जागीरदार, मनसबदार्स वर पेड salaries as a land from which they could collect revenue. Their salary was equal to the total revenue generated. This revenue land was called Jagir and its head was called Jagirdar. See, children, we had learnt in Delhi Sultanate that during the Alauddin Khalji period and during the Muhammad Tughlaq period, there was an arrangement when the salary for the soldiers or the military commanders were not given in cash. They were instead the Sultan used to give them a piece of land. And whatsoever revenue is generated through the taxation system was the income of Iktas. Since the military commander who was in charge of that Ikta, he was called Iktedar or Mukti. He lived in that particular area. He solves all the issues, economic problem, a military problem, or he dispenses justice also. But during the Mughal period, that was not the system. The Mansabdar, a government officer, was given a piece of land to collect the revenue from the people who were the habitat of that particular land, and according to that revenue he had to maintain the troops of the army. And since he was the master of that particular land, that land was called Jagir, and this Mansabdar was called Jagirdar. He does not live in that Jagirdar. Instead, he lived at some other place in the capital or in other place. He do not have any liberty and sovereignty to involve himself in the socio-economic matter of the citizen. All the subjects were reserved by the Mughal emperor. The only thing he had to look after was to maintain the troop of the army and to generate the income from that particular land, not more than that. So this system was similar to the Sultanate era. Right now I had explained you. In this system, Mansabdar did not provide relief to their Jagirs. They did not administer like crowns or muktis. Even they used to send their servants to collect revenue. See, now here it is clearly mentioned.
Now look at this comic piece once again. See Mansabdars and Jagirdar as their empire expanded over different regions, and the Mughal recruited many different people from small team of the Turkish noble, that Turanis. They grew to include Iranians, Indians, Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were given the title Mansabdar. Understood? Okay. The word Mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. It was a grading system used by Mughals to fix rank, salary, and military responsibilities. Rank and salaries were determined by the numerical value called Zat. Higher the Zat, the more prestigious was the noble's position in the court, and the larger his salary. So this was a system developed during the Mughal Empire called Mansabdars and Jagirdars. Now again one comic piece. The Mansabdar's military responsibility required him to maintain a specific number of sawar or cavalrymen. Right now I had explained you cavalry. One is infantry. Infantry means the cannons like Bofors gun, and cavalry means these soldiers, one riding upon the horse, another on their foot marks. So this was called cavalry. Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses was branded, and then received money to pay them as a salary. Understood? Here again one piece. Mansabdar received their salary as revenue assignments called Jagirs. Mansabdars received their salaries as revenue assignment called Jagir, which were somewhat like iktas. But unlike muktis, most Mansabdars did not actually reside in or administer their Jagir. They only had rights to the revenue of their assignment, which was collected for them by their servants. While they themselves served in some other parts of the country, in Akbar's reign, these Jagirs were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of Mansabdar. But by Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. Since during the Aurangzeb period, the numbers of the Mansabdar rose up very considerably, and what happens, the responsibility to distribute the Jagirs among these Mansabdar rest with a minister called Wazir, and the Wazir used to do corruption. He used to take bribes from the Mansabdar. Whosoever pays lump sum amount to the Wazir, the Wazir in return give him the best and the fertile and the most prosperous Jagir. This way corruption was at the highest epitome during the Aurangzeb period, and that's why the Mughal Empire began to shatter during the Aurangzeb period, because he was not remain in the capital. Every time he used to pounce north and south direction. When Marathas revolt against the Mughal territory, he immediately jumps to the south, and when these Rajput Sikh they revolt against them, he had to pounce back to the north. So north south pouncing make the territory or the economy very weaker,
and this Mansabdar took the advantages and set up their independent kingdom. In class 7th we had learnt about how the independent kingdoms like Awadh, Hyderabad and this Bengal came. Now this one excerpt. There was also a huge increase in the number of Mansabdar, which meant a long wait. They received a Jagir. Right now I had explained you about this. These and other factors created a shortages in the number of Jagirs. As a result, many Jagirdar tried to extract as much as revenue as possible while they had a Jagir. Aurangzeb could not control this exploitation towards the end of his rule, and poor farm laborer suffered a lot because these Mansabdar used to charge heavy taxes from the craftsmen, from the peasants, and from the common person to earn more and more profit. Even British East India Company till then arrived in the Mughal emperor like two ambassador, one Thomas Roe and Sir Hawkins. They visited the court of Aurangzeb, and they managed to get so many trade concessions from the Aurangzeb that we had learnt in our previous class. Mansabdar और जागीरदार. जागीर या जागीरदार. मनसबदारों को वेतन एक भूमि के रूप में दिया जाता था जिसे वो राजस्व वसूल कर सके. उनका वेतन कुल राजस्व के बराबर होता था. इस राजस्व की भूमि को जागीर और इसके मुखिया को जागीरदार कहते थे. यह व्यवस्था सल्तनत कालीन एकता के समान थी, लेकिन कुछ उससे भी भिन्न थी. ये हमने पढ़ा. इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे, मुक्तियों की तरह प्रशासन नहीं करते थे, यहाँ तक कि राजस्व वसूल करने के लिए भी वो अपने नौकरों को भेजते थे. Mansabs were paid salaries as a land from which they could collect revenue. Their salary was equal to the total revenue. This revenue land was called Jagirs and its head called Jagirdar. This system was similar to the Sultanate era Iktas and Mukti, but somewhat different. In this system, Mansabdar did not stay on their fiefdoms, did not administer like liberations. Even they used to send their servants to collect revenue. अकबर के शासनकाल में जागीरदारों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था. जागीरों से एकत्रित किया गया राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर रहे. औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों के वेतन में तो बहुत वृद्धि हुई, लेकिन राज्य का राजस्व घटता गया. राज्य के राजस्व के घटने के दो कारण थे. एक तो औरंगजेब के समय में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, और दूसरा बहुत सारे मनसबदार उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वे सरकारी खजाने में तय धनराशि नहीं भेजते थे. वजीर जो जागीरें बांटने का कार्य करता था वो भ्रष्टाचार करने लगा. मैंने अभी बताया आपको. मनसबदार की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण जागीर मिलने में समय लगने लगा. जागीरदार भी अपनी जागीरों पर ठहरने की कोशिश करने लगे ताकि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले. Mansabdars and Jagirdar. See, this I had explained you earlier. Now I will just make a reading for you to get the better understanding. Jagirs were carefully assessed during the reign of Akbar. Revenue collected from Jagir should be equal to the salary of the Mansabdar. This was a system well maintained during the Akbar period and during the Jahangir and Shah Jahan period. But after the advent of the Aurangzeb, this system collapsed because he did not have that much of check over his Jagirdars and Mansabdars. During the reign of Aurangzeb, the salary of the Mansabdar increased greatly, but the revenue of the state decreased. The Wazir, who used to do the distribution of Jagirs,
Zagir got involved in corruption. The number of mansabdars also increased greatly, due to which it took time to meet Jagirs. The mansabdars also tried to stay on their Jagirs so that they could collect as much as revenue as possible. See, during the Sultanate period also and during the Mughals period also, there was a scope of the regular transfer of mansabdars and iktas from their land. But when Aurangzeb took over the reign of the Mughal Empire, he couldn't put check over his mansabdar, and as a result they stayed for a longer period over their Jagir, and they assimilated military powers to be used against their emperor. There was a case of this mansabdar revolt also. One was Khurram, the son of Jahangir, and Salim, the son of Akbar. They revolted against their father, but anyhow they were able to crush their revolt and consolidate their mansabdar. But Aurangzeb was not fortunate enough to keep a better control over their mansabdar, and as a result the entire Mughal territory began to shatter. Zabt and Zagirdars, Zabt and Zamindars, not Zagirdar, Zabt and Zagirdar और जब्त और मैनर्स। मुगल की आमदनी का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। किसानों से भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार स्थानिक सरदार अथवा ग्रामीण कुलीनों का था। मुगल इनके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो थे जागीरदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की अवधि के लिए फसल की पैदावार, कीमतों और क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। फिर प्रत्येक फसल पर उन्होंने एक निश्चित कर तय कर दिया। यानी अकबर के दरबार में एक राजस्व मंत्री था, राजा टोडरमल, उसके प्रशासन की अच्छी समझ थी, और उन्होंने ही एक भू राजस्व की एक अस्थायी पद्धति उन्होंने निकाली, जिसको उन्होंने कहा जब्त पद्धति। उन्होंने अपने राज्य के अधीन जितने भी मनसबदार थे, उनके अधीन जितने भी जागीरें थी, उनकी भूमि का सर्वेक्षण किया। वहाँ पर आमतौर पे कौन कौन सी फसलें ली जाती है उनका उन्होंने सर्वेक्षण किया, ऋतु के अनुसार उन्होंने सर्वेक्षण किया, ज़मीन की उर्वरता के अनुसार उन्होंने सर्वेक्षण किया। और ये सब करने के बाद उन्होंने 10 साल के लिए प्रत्येक खेत के लिए, प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग जो कराधान पद्धति उन्होंने लागू कर दी प्रत्येक प्रांत। और इसके लिए उन्होंने टोडरमल ने क्या किया, प्रत्येक प्रांत को प्रत्येक फसल के लिए राजस्व की अपनी दरों के लिए राजस्व मंडलों में विभाजित कर दिया। यानी उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को राजस्व मंडलों में विभाजित कर लिया। यानी गेहूं की पैदावार करने वाले मुगल क्षेत्र कौन से, चावल की पैदावार करने वाले मुगल क्षेत्र, कपास, गन्ना, इस तरह से उन्होंने उनको ग्रुप किया और उन पे एक निश्चित प्रकार का कर लगाया और ये राजस्व मंडलों के अंतर्गत किया गया। इस प्रणाली को, भू राजस्व की इस प्रणाली को जब्त कहा जाता था, और ये उन क्षेत्रों में प्रचलित था जहां मुगल भूमि का सर्वेक्षण कर सकते थे और उसके नियमित खाते वो बना के रख सकते थे। यानी जो अपने राजधानी के आसपास या जिन पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, उन पर ही ये संभव हो सका। तो ये ज़मींदार और ये जब्त प्रणाली थी। The main source of income of Mughals was land revenue. The local chieftains or the local rulers, nobles had the right to collect the land revenue from the peasant, and the Mughal used the term zamindar, means landlords. जमींदार का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जमींदार? दे वर नथिंग बट द लैंडलॉर्ड। Akbar's revenue minister Todermal surveyed crop yields, prices and areas for a period, prices and areas of cultivation for a period of 10 years, and then fixed taxes on each crop. This
Todermal, with the help of his officials, Mansabdar, surveyed the entire agrarian land under under the Mughal territory, and he surveyed the fertility of the land. He surveyed about the crops pattern of different area, prevailing prices in the market of different crop. Then he further divided this entire agrarian land into some revenue zones, revenue zone, and fixed the taxes for the 10 years, for the 10 year. There was indeed a scope of revival from time to time, but instead of fixing only one tax upon upon different type of the crop, he levied different type of tax over different type of crops, like the like the tax on the sugar cane, tax on the cotton, tax on the groundnut oil, groundnuts, mustard will be different from the fodder crop, like wheat, rice, cereals, like that. So he has clear cut divided the fodder, the food crops and the oil seeds crop or the commercial crop, and he charged different type levels of the taxes. So this system developed by Todermal was known as a Zabt system. Zabt system. Now let us learn more about it. Each province was divided into revenue circles with its own rates of revenue for each crop, and this revenue system was called the Zabt, and this was prevalent in the area where Mughal could survey the land and keep the regular accounts. See, now this is a Zabt and Zamindar. Now let us now read about it. Now a peasant says to the landlord, "The monsoon was really bad this year, my lord. This is all I can pay for you." The main source of income for Mughal ruler was the tax they collected on what they grew on people's farm. The produce of the peasantry in most places, peasant paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain. Mughal used the word zamindar to describe all these middlemen, whether they were local village headmen or the powerful religious chieftains. Look at this figure carefully, a piece of comic. Here, Akbar revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, market prices and area cultivated from 1570 to 1580. What did you grow and how much did you sell for it? Now a middle person asks to the farmer. Based on the data, cash tax was fixed on crop. Each province was divided into revenue circle. Right now I had told you revenue circle with its own schedule of revenue rates for each crop. This revenue system was known as Zabt. It was natural that because India was a country dependent on agriculture, any Indian empire would get most of its money and power from agriculture. Now see, this is Todermal, what he has to say, and exploitation of a drove to Indians to rebellions. We were of the same caste, zamindar and peasant, but become we are of the same caste. Zamindars and peasant must become one and fight the Mughals. Since these zamindars were also exploited on account of the exploitative tax policies, so they decided to revolt. Such peasant revolt challenged the stability of the empire by the end of 17th century, because there were so many floods,
famines or natural calamity that had occurred in Bengal and rest of the part of the country, and this, since the farmer couldn't pay their due taxes, as a result their land being snatched by their zamindars, and the peasants had to compelled to work as a bonded laborers or the landless laborer in the over the field of zamindars. So they decided to revolt against the Aurangzeb. अकबर और आईने अकबरी। अकबर जो मुग़ल का महान सम्राट था, उनके दरबार में अबुल फजल नाम का एक विद्वान या एक बुद्धिजीवी था। अकबर ने उसे अपने बारे में और अपने प्रशासन के बारे में लिखने के लिए आमंत्रित किया, इतिहास लिखने के लिए आमंत्रित किया। और अबू फजल ने जो अकबर के बारे में इतिहास लिखा वो आईने अकबरी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये आईने अकबरी को उन्होंने तीन संस्करणों में, 3 वॉल्यूम में लिखा, जिनको उन्होंने जिल्द कहा। मैं इसको पढ़ के मैं बताता हूँ, आइए इसको पढ़ें। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल को आदेश दिया कि वो शासन का इतिहास लिखे। अबू फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जिल्द मतलब वॉल्यूम, 3 संस्करणों में, और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहला संस्करण यानी पहली जिल्द में अबू फजल ने अकबर के पूर्वजों का बयान किया, यानी अकबर के जितने पूर्वज थे, चाहे फिर वो तैमूर थे या फिर चंगेज़ खां थे, उनके विषय में लिखा। और दूसरी जिल्द में यानी दूसरे संस्करण में अबू फजल ने अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण दिया, यानी उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, किन किन के साथ उनके संबंध आए, राजपूत, सिख, मराठा, इनके साथ उनके कैसे व्यवहार थे वगैरह। तीसरी जिल्द आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आईने अकबरी क्या है, तो आईने अकबरी मतलब अकबर का प्रशासन, उसके घराना, उसकी सेना, राजस्व तंत्र, या ये जो विषय को दर्शाती हुई जो पुस्तक है उसको हम आईने अकबरी कहते हैं। और अकबरनामा मतलब तीन पुस्तकों का एक संकलन, जिसमें पहली पुस्तक में उनके पूर्वजों के बारे में लिखा, दूसरी पुस्तकों में उनके युद्ध मुहिम के बारे में लिखा, और तीसरी पुस्तक में उसके प्रशासन के बारे में लिखा। तो इन तीनों का संकलन अकबरनामा है। लेकिन आईने अकबरी इसके अकबर के प्रशासन और उनके धर्म संबंधी विचारों का ब्यौरा है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम मतलब पहलू, विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, यानी जो आईने अकबरी में जो पूरा का पूरा उन्होंने ब्यौरा दिया है, सांख्यिकी विवरण दिया है कि उनके शासनकाल में कहाँ कौन कौन सी फसलें होती थी, कितने लाख टन होती थी, ज़मीन का क्षेत्रफल कितना था, ये सब कीमतें क्या क्या थी, ये सब विवरण उन्होंने अंकों में लिखा, डिजिट्स में लिखा, स्टैटिस्टिक्स में लिखा। हाँ, तो ये उनका संपूर्ण जो है दिलचस्प पहलू है आईने अकबरी का। तो आईने अकबरी किसने लिखी? अबू फजल ने। Akbarnama and Aine Akbari. Akbar ordered one of his close friend and courtier Abu Fazl to write a history of his reign. Abu Fazl wrote a 3-volume of history of Akbar's reign titled Akbarnama. So this volume contained 3 sub-volumes. The compilation of these 3 volumes is called
Akbarnama. The first volume dealt with Akbar's ancestors and Akbar's ancestor, like the life of Genghis Khan, Timur Lenk, how they invaded India, what were their hierarchical trends, their family trees, etc., etc. He has elaborately described in the first volume, and the second volume recorded the events of Akbar his territorial expansion and his relationship between Rajput, Sikhs, and other kingdoms. The third volume is the Aine Akbari. It deals with the Akbar's administration, household army, the revenues, and the geography of his empire. It also provides rich details about the traditions and cultures of the people in India. The most interesting aspect of the Aine Akbari is its rich statistical details about the things as a diverse crops, yield, prices, wages, etc. So now you have known about the name of the person who has written the biography of Akbar, and the name of that person was Abu Fazl, who wrote the Aine Akbari in Persian language, or Akbarnama in Persian language. आइए हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। टोडरमल कौन था? अकबर। हु वॉज टोडरमल? अकबर के दरबार में एक राजस्व मंत्री था टोडरमल, जिसने जब्त नाम की राजस्व पद्धति विकसित की। औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर कौन सा कर लगाया? औरंगज़ेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। यह कर किस लिए लगाया? हिंदुओं को उन्होंने मजबूर किया, एक तो आप मुस्लिम इस्लाम धर्म अपना लीजिए, नहीं तो यदि आपको हिंदू धर्म में रहना है तो आपको ये कर चुकाना पड़ेगा। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई। When did Aurangzeb died? When Aurangzeb died? Aurangzeb died on 3rd March 1707. So this way we have finished this sub part 3. Tomorrow we shall be dealing about the philosophies of Akbar and his religious tolerance. For now, you take out notes from this video in your classwork notebook. Try to understand each concept, and even if you didn't understand, you just contact me over WhatsApp or over phone. I will try to help you out. यदि आपको कोई इसमें से बात समझ में नहीं आई, कोई घटनाक्रम समझ में नहीं आया, तो मुझसे संपर्क कीजिए। लेकिन आपको अपनी क्लासवर्क नोटबुक में इसमें दिए गए सभी नोट्स को उतारना है, लिखना है, उसको समझना है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।